वीडियो में हम लोग बात करेंगे स्वदेशी आंदोलन की, जिसमें सबसे पहले हम इसके परिचय की बात करेंगे, जिसमें हम इसकी शुरुआत, इसके पीछे के कारण को जानेंगे। उसके बाद हम इसकी नई राह कैसे इस आंदोलन ने पकड़ी, इसकी भी बात करेंगे। और इसके बाद हम बात करेंगे कि इस आंदोलन का अंत किस प्रकार से हुआ। तो इन सबको अच्छे से जानने के लिए आप लोग वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। परिचय। स्वदेशी आंदोलन वास्तव में बंगाल विभाजन के विरोध में एक आंदोलन के रूप में पैदा हुआ। उस समय बंगाल की आबादी 7,85,00,000 थी। गुलाम भारत की कुल आबादी का लगभग 1/4। उड़ीसा तथा बिहार भी इसी राज्य यानी कि बंगाल के हिस्सा थे। असम 1874 में ही अलग हो गया था। इतने बड़े राज्य का प्रशासन चलाना वास्तव में कठिन काम था, लेकिन अंग्रेज़ों ने इस राज्य के बंटवारे का फैसला प्रशासनिक कारणों से नहीं बल्कि राजनीतिक कारणों से लिया। भारतीय राष्ट्रीय चेतना का केंद्र था बंगाल। अंग्रेज़ों ने इसी जुझारू चेतना पर आघात करने के उद्देश्य से ही बंगाल के बंटवारे का निर्णय किया। इसी के साथ जब अंग्रेज़ों ने ये निर्णय किया कि बंगाल का बंटवारा किया जाना चाहिए, तब भारत सरकार के तत्कालीन गृह सचिव राइसले का कहना था कि अविभाजित बंगाल एक बड़ी ताकत है, विभाजित होने से ये कमज़ोर हो जाएगी। कांग्रेसी नेताओं की यह आशंका सही है और इनकी ये आशंका हमारी योजना की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है। जिसके पश्चात क्या होता है कि आंदोलन का उदय। यहाँ पे हम आंदोलन के उदय की बात करेंगे कि आंदोलन की शुरुआत कब हुई। पीछे हमने जाना कि आंदोलन कब शुरू हुआ, किस प्रकार शुरू हुआ। तो बंगाल विभाजन के विरोध के रूप में आंदोलन शुरू हुआ। ठीक है, अब हम जानेंगे आंदोलन का उदय किस प्रकार हुआ। बंगाल विभाजन के प्रस्ताव की खबर बंगाल में आग की तरह फैली और विरोध की आवाज़ें उठने लगीं। तो जैसे ही बंगाल विभाजन के प्रस्ताव की खबर बंगाल में आई तो वो इतनी तेज़ फैली कि विरोध की आवाज़ें उठने लगीं। और जब विरोध की आवाज़ें उठने लगीं तो क्या होता है कि कर्जन इस पर बहुत तिलमिलाए और गृह सचिव को पत्र लिखते हैं और उसमें लिखते हैं कि यदि हमने इस विरोध को, यानी कि गृह सचिव को कहते हैं कि मैं और आप, यानी कि अगर हम इस विरोध को अभी नहीं दबा पाए तो हम बंगाल को कभी विभाजित नहीं कर पाएंगे। विरोध को ना दबा पाने का मतलब ये होगा कि हम पहले से ही मजबूत एक ताकत को और भी मजबूत बनने का मौका देंगे, एक ऐसी ताकत को जो भविष्य में हमारे लिए संकट पैदा करेगी। तो ये जो बात कही ये कर्जन ने कही, पत्र में लिखी। जिसके बाद क्या होता है, बंगाल विभाजन का मकसद सिर्फ ये नहीं था कि बंगाल वासियों को दो प्रशासनिक हिस्सों में बांटकर उनके प्रभाव को कम किया जाए। तो यहाँ पे जो कर्जन ने पत्र लिखा गृह सचिव को, उससे ये साफ स्पष्ट हो जाता है कि जो यहाँ पे बंगाल विभाजन का जो मकसद था वो सिर्फ ये नहीं था कि बंगाल वासियों को दो प्रशासनिक हिस्सों में बांट दिया जाए, बल्कि उनके प्रभाव को कम किया जाए। इस विभाजन योजना में एक और विभाजन अंतर्निहित था और वो था धार्मिक आधार पर विभाजन। 19वीं सदी के अंत में अंग्रेज़ों ने कांग्रेस और राष्ट्रीय आंदोलन को कमज़ोर करने के लिए मुस्लिम सांप्रदायिकता को भड़काने का काम शुरू किया। अब एक बार फिर उन्होंने इस हथकंडे को अपनाने की कोशिश की। ढाका में विभाजन के पक्ष में होता क्या है कि ढाका में जब विभाजन का पक्ष आता है तो उसमें मुसलमानों को रिझाने के लिए कर्जन एक भाषण देते हैं। उनकी कुटिल चाल का यहाँ पे भंडा फोड़ता है। उन्होंने कहा कि बंगाल विभाजन से ढाका, जहाँ पे बहुसंख्यक मुस्लिम आबादी वाले नए प्रांत की राजधानी बन जाएगा, जहाँ पे क्या होता है कि 1,80,00,000 मुसलमान होते हैं और 1,20,00,000 हिंदू। इससे पूर्वी बंगाल में मुसलमानों में एकता स्थापित हो जाएगी। मुसलमानों को बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी और पूर्वी जिले
कलकत्ता की राजशाही से भी मुक्त हो जाएंगे। इसी के साथ इस प्रकार बंगाल विभाजन की योजना भारतीय आंदोलन पर एक सुनियोजित हमला थी। दिसंबर 1903 में बंगाल विभाजन के प्रस्ताव की जानकारी सबको मिली। खबर मिलते ही क्या होता है कि एक ज़बरदस्त विरोध की लहर उठ पड़ती है। विरोध इतना ज़बरदस्त था कि पहले 2 महीनों में ही केवल पूर्वी बंगाल में विभाजन के खिलाफ 500 बैठकें हुईं। इनमें से ज़्यादातर बैठकें ढाका में, मैमनसिंह और चिटगांव में हुई। विभाजन के खिलाफ 40 से 50 हजार पर्चे पूरे बंगाल में बांटे गए, जिनमें विभाजन से होने वाले खतरे के बारे में बहुत विस्तार पूर्वक लिखा गया। इसी के साथ सुरेंद्रनाथ बनर्जी, कृष्ण कुमार मित्र, पृथ्वीश चंद्र राय व अन्य नेताओं ने विभाजन प्रस्ताव के खिलाफ बंगाली हितवादी संजीवनी जैसे अखबारों व पत्रिकाओं के माध्यम से आंदोलन भी छेड़ा। और जब उन्होंने आंदोलन छेड़ा तो हुआ यूं कि मार्च 1904 और जनवरी 1905 में कलकत्ता के टाउन हॉल में कई विशाल विरोध सभाएं हुई। इन सभाओं में दूर दराज से आए अनेक प्रतिनिधियों ने भाग लिया। 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा कर दी गई। विभाजन के निर्णय की घोषणा के तुरंत बाद दिनाजपुर, पाबना, फरीदपुर, टंगाइल, ढाका, वीरभूमि, बारिसाल व अन्य कस्बों में विरोध सभाएं आयोजित की गईं, जहां विदेशी माल के बहिष्कार की प्रतिज्ञा की गई। कलकत्ता में भी छात्रों ने विरोध बैठकें की। तो जब ऐसी विरोध बैठकें हुई तो 1 सितंबर को यानी कि 1 सितंबर को ही सरकार ने घोषणा की कि विभाजन 16 अक्टूबर 1905 से प्रभावी होगा। इस घोषणा के बाद बहिष्कार आंदोलन ने और जोर पकड़ा। हर रोज विरोध बैठकें होने लगीं और विदेशी माल के बहिष्कार का नारा बुलंद होने लगा। 16 अक्टूबर 1905 का दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया। घरों में चूल्हा नहीं जला, लोगों ने उपवास रखा और कलकत्ता में हड़ताल घोषित की गई। जनता ने जुलूस निकाला, लोगों ने एक दूसरे के हाथ पर राखियां बांधी, ये जताने के लिए कि बंगाल को बांटकर अंग्रेज उनकी एकता में दरार नहीं डाल सकते। बाद में क्या होता है दिन में कि आनंद मोहन बोस और सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने 2 विशाल जनसभाओं को संबोधित किया, जिसमें एक जनसभा में 50,000 और दूसरी जनसभा में 75,000 लोग इकट्ठा हुए। राष्ट्रीय आंदोलन के झंडे तले इससे पहले इतनी बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे नहीं हुए थे। इन बैठकों के कुछ घंटों के अंदर ही आंदोलन के लिए 50,000 रुपये भी इकट्ठे किए गए। आंदोलन नई राह पर। अब यदि हम बात करें आंदोलन नई राह पर, तो इसके अंतर्गत क्या होता है, विभाजन के विरोध से उत्पन्न आंदोलन अब एक नई राह पकड़ने लगा। नए लक्ष्य के लिए नए संघर्ष की राह। इसका आधार भी बहुत तेज़ी से मजबूत होने लगा। बारिसाल सम्मेलन जो कि 1906 में हुआ, उसके अध्यक्ष एस अब्दुल रसूल ने कहा था कि पिछले 50 से 100 सालों के दौरान हम जो हासिल नहीं कर सके वह हमने सिर्फ 6 महीनों में हासिल कर लिया है और हमें यहाँ तक पहुँचाया है बंगाल विभाजन ने। विभाजन जैसी शर्मनाक घटना ने महान राष्ट्रीय आंदोलन स्वदेशी आंदोलन को जन्म दिया है, जिसमें क्या होता है, स्वदेशी आंदोलन व बहिष्कार आंदोलन का संदेश पूरे देश में फैल गया। लोकमान्य तिलक यानी कि बाल गंगाधर तिलक ने पूरे देश में विशेषकर मुंबई और पुणे में इस आंदोलन का प्रचार किया। अजीत सिंह और लाला लाजपत राय ने पंजाब, उत्तर प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में इस आंदोलन को पहुंचाया। सैयद हैदर रजा ने दिल्ली में इस आंदोलन का नेतृत्व किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भी स्वदेशी आंदोलन के लिए काम करना शुरू किया। 1905 में
गोखले की अध्यक्षता में हुए बनारस अधिवेशन ने भी बंगाल में स्वदेशी आंदोलन व बहिष्कार आंदोलन का साथ दिया, समर्थन किया। लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल तथा अरविंद घोष जैसे गर्मपंथी नेताओं, एक्सट्रीमिस्ट के समर्थक इस आंदोलन को पूरे देश में फैलाना चाहते थे और वो इसे एक राजनीतिक जनसंघर्ष का रूप देना चाहते थे। और उनका जो लक्ष्य था वो था स्वराज। विभाजन को समाप्त करने की मांग अब बहुत छोटा सा मुद्दा हो गई थी, लेकिन नरमपंथी नेता अभी इसके लिए तैयार नहीं थे। जो मॉडरेट्स थे वो स्वराज के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन जो एक्सट्रीमिस्ट थे उनकी मांग थी स्वराज। तो होता ही है कि 1906 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने कलकत्ता अधिवेशन में राष्ट्रीय आंदोलन की दिशा में एक कदम उठाया, जिसमें दादा भाई नौरोजी ने अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उद्देश्य ब्रिटेन या उसके उपनिवेशों की तरह भारत में अपनी सरकार का गठन करना है, अर्थात स्वराज की स्थापना। जिसके बाद क्या होता है कि कांग्रेस के नरमपंथी और गरमपंथी खेमे में आंदोलन की गति और संघर्ष के तरीकों को लेकर मतभेद चलता रहा। और 1907 में क्या होता है, सूरत अधिवेशन में स्वदेशी आंदोलन को लेकर पार्टी विभाजित हो जाती है। नरमपंथी अलग हो जाते हैं और गरमपंथी अलग हो जाते हैं, और इस विभाजन का स्वदेशी आंदोलन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। गरमपंथियों की पकड़ मजबूत। तो 1905 के बाद बंगाल में स्वदेशी आंदोलन पर उग्रवादियों की पकड़ मजबूत हो गई, यानी कि एक्सट्रीमिस्ट की पकड़ जो होती है वो मजबूत हो जाती है। जनता को आंदोलन के लिए तैयार करने और संघर्ष के तमाम नए तरीके अपनाए जाने लगे। गरमपंथी राष्ट्रवादियों ने जनता के सामने अनेक विचार, योजना और तरीके रखे। केवल विदेशी कपड़ों का ही बहिष्कार नहीं, बल्कि सरकारी स्कूलों, अदालतों, उपाधियों, सरकारी नौकरियों का बहिष्कार इसमें शामिल था। हड़ताल की भी बात की गई। उद्देश्य था कि प्रशासन एकदम पंगु हो जाए। इस आंदोलन में संघर्ष की जितनी धाराएं फूटी, उनमें सबसे अधिक सफलता मिली विदेशी माल के बहिष्कार आंदोलन को, और ये आंदोलन काफ़ी लोकप्रिय और सफल भी रहा। इसी के साथ बंगाल व देश के दूर दराज के हिस्सों में क्या होता है कि विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई और विदेशी कपड़े बेचने वाले दुकानों पर धरने दिए गए। ठीक है, औरतों ने क्या किया, विदेशी चूड़ियाँ पहनने से मना कर दिए, विदेशी बर्तनों का इस्तेमाल बंद कर दिया, धोबियों ने विदेशी कपड़े धोने से इनकार कर दिया, यहाँ तक कि महंतों ने विदेशी चीनी से बनी प्रसाद को लेने से भी इनकार कर दिया। और इस आंदोलन के चलते विशाल जनसभाओं और प्रदर्शनों की एक बाढ़ सी आ गई। जनमत तैयार करने का ये सबसे सशक्त तरीका सिद्ध हुआ। बड़े बड़े शहरों से लेकर जिलों, कस्बों, गांवों, तालुकों, इन सब में जनसभाओं के आयोजन से जनता में एक राजनीतिक चेतना आई। इसके साथ अगर हम बात करें कि स्वदेशी आंदोलन की विशेषताएं क्या थी, तो स्वदेशी आंदोलन की विशेषताएं भी कुछ इस प्रकार थी कि स्वदेशी आंदोलन ने जन जागरण के लिए स्वयंसेवी संगठनों की खूब मदद ली। इसमें क्या होता है कि इन संगठनों ने आंदोलन के लिए जनमत तैयार करने में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इनमें सबसे जो महत्वपूर्ण संगठन था वो स्वदेश बांधव समिति रही। जनता में राजनीतिक चेतना पैदा करने के लिए समिति ने उत्तेजक भाषणों और स्वदेशी गीतों का सहारा लिया, अपने सदस्यों को शारीरिक और नैतिक प्रशिक्षण दिया, अकाल और महामारी में राहत कार्य किए, स्कूल खोले, स्वदेशी दस्तकारी का प्रशिक्षण दिया और मुकदमे निपटाने के लिए पंच अदालतें बनवाई। इसी के साथ स्वदेशी आंदोलन ने अपने प्रचार के लिए पारंपरिक त्योहारों, धार्मिक मेलों, लोकगीत, लोक नाट्य मंचों का भी सहारा लिया। स्वदेशी आंदोलन की सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि इसने आत्मनिर्भरता, आत्मशक्ति का नारा दिया। आंदोलनकारी नेताओं का मानना था कि
सरकार के खिलाफ संघर्ष चलाने के लिए जनता में स्वावलंबन की भावना भरना बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ अगस्त 1906 में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का गठन किया गया, जिसका उद्देश्य था कि शिक्षा हर घर पहुँचे। तकनीकी शिक्षा के लिए बंगाल इंस्टीट्यूट की स्थापना भी की गई। चंदा इकट्ठा कर कोष बनाया गया, जिससे छात्रों को ऊंची शिक्षा के लिए जापान भेजा जा सके। आत्मनिर्भरता के लिए स्वदेशी उद्योगों की ज़रूरत महसूस की गई। लगभग इसी समय पूरे देश में तमाम स्वदेशी कल कारखाने स्थापित भी होने लगे। कारखानों की भी स्थापना हुई। कपड़ा मिल, साबुन, माचिस के कारखाने, चर्म उद्योग, बैंक, बीमा कंपनियां अस्तित्व में आईं। इनमें से अधिकतर चल नहीं पाई क्योंकि इनके मालिक व्यापारिक चतुराई और जोड़ तोड़ जानते ही नहीं थे। उन्होंने तो सिर्फ देशभक्ति के नाते स्वावलंबन के उद्देश्य से इन कारखानों की स्थापना कर दी थी। कुछ कारखाने चले और उन्होंने अच्छा काम भी किया, जैसे आचार्य BC राय की बंगाल केमिकल्स फैक्ट्री। इसी के साथ स्वदेशी आंदोलन का सबसे अधिक प्रभाव पड़ा सांस्कृतिक क्षेत्र में। बंगला साहित्य, विशेषकर काव्य के लिए तो ये स्वर्ण काल था। टैगोर ने उस समय बांग्लादेश के स्वाधीनता संघर्ष को और तेज करने के लिए प्रेरणा स्रोत जो गीत लिखा था, आमार सोनार बांग्ला, वह 1917 में बांग्लादेश का राष्ट्रगान बना। इसी के साथ स्वदेशी आंदोलन समाज के विभिन्न तबकों के कुछ मुसलमानों को ही अपने साथ ले सका। बहुसंख्यक मुसलमानों ने साथ नहीं दिया, विशेषकर खेतिहर मुसलमानों ने। इसका प्रमुख कारण अंग्रेज़ी हुकूमत द्वारा मुसलमानों में सांप्रदायिकता का जहर घोलना था। उस समय बंगाल के अधिकतर हिंदू भूस्वामी थे और मुसलमान खेतिहर मजदूर। अंग्रेज़ों ने मुसलमानों को खूब भड़काया और यही वो समय था जब फिरंगी हुकूमत के इशारे पर इंडियन मुस्लिम लीग का गठन हुआ 1907 में। जब स्वदेशी आंदोलन अपने चरम बिंदु पर पहुंच ही रहा था, तभी बंगाल में सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे। अब यदि हम स्वदेशी आंदोलन की समाप्ति की बात करें तो उसके पीछे बहुत सारे कारण रहे, जिसमें सबसे पहला कारण था वो था आंदोलन के खतरे को सरकार भाप गई और उसने इसे निर्ममतापूर्वक दबाना शुरू किया। हुआ कुछ इस प्रकार से कि 1908 के मध्य तक आते आते स्वदेशी आंदोलन की ऊर्जा जो थी वो खत्म हो गई और इसके पीछे अनेक कारण थे, जिसमें से पहला कारण ये था कि आंदोलन के खतरे को सरकार भाप गई और उसने निर्ममतापूर्वक उसे दबाना शुरू कर दिया। दमन चक्र शुरू हो गया। बारसील सम्मेलन में पुलिस ने जिस निर्ममता से लोगों की पिटाई की थी, वो अपने आप में इस बात का सबूत है कि सरकार आंदोलन के प्रति क्या रवैया अपनाए हुए थी। तो और जो इसका दूसरा कारण था वो ये रहा कि कांग्रेस पार्टी में आपसी मतभेद हो गया, जिसके अंतर्गत 1907 के कांग्रेस विभाजन ने स्वदेशी आंदोलन को बहुत क्षति पहुंचाई। हालांकि स्वदेशी का दायरा बंगाल के बाहर तक फैला था, लेकिन बंगाल को छोड़ देश का बाकी हिस्सा आधुनिक राजनीतिक विचारधारा और संघर्ष को अपनाने के लिए पूरी तरीके से तैयार नहीं था। तो दूसरा कारण ये रहा। तीसरे कारण की अब यदि हम बात करें तो तीसरा कारण था स्वदेशी आंदोलन के पास कोई प्रभावी संगठन नहीं था। इसके अंतर्गत आंदोलन ने तमाम गांधीवादी तरीके जैसे अहिंसक असहयोग, जेल भरो आंदोलन, सामाजिक सुधार, गांव में रचनात्मक कार्य इत्यादि अपनाए, लेकिन संगठन के अभाव में आंदोलन इन तरीकों को कोई अनुशासित केंद्रीय दिशा देने में असफल रहा। इसी के साथ अब यदि हम आखिरी कारण की बात करें, जो कि रहा कि कोई जन आंदोलन लगातार नहीं चल सकता। तो आखिरी बात ये थी कि कोई जन आंदोलन लगातार नहीं चल सकता, क्योंकि इसमें एक ठहराव आता है। जब क्रांतिकारी शक्तियां अगले संघर्ष के लिए तैयार करती हैं, जनमत तैयार करती हैं, तो इस स्वदेशी आंदोलन के बाद भी ऐसा ही हुआ। 1908 के मध्य में जब ये आंदोलन खत्म हुआ तो इसके कुछ समय बाद ही क्रांतिकारी आतंकवाद की शुरुआत हुई।
जिसके बाद क्या हुआ, स्वदेशी आंदोलन ने नौजवानों के भीतर संघर्ष की चिंगारी सुलगाई, राष्ट्रीयता व सामूहिक राजनीतिक संघर्ष का पाठ पढ़ाया। लेकिन इस समय ये क्रांतिकारी युवक अपने को अकेला पा रहे थे। तो इस प्रकार से स्वदेशी आंदोलन की समाप्ति के साथ भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक युग समाप्त हो गया। ये कहना गलत होगा कि स्वदेशी आंदोलन असफल रहा। आंदोलन ने समाज के उस बड़े तबके में राष्ट्रीयता की चेतना का संचार किया जो उससे पहले राष्ट्रीयता के बारे में अनभिज्ञ था। इस आंदोलन ने औपनिवेशिक विचारधारा तथा फिरंगी हुकूमत को काफ़ी हद तक क्षति पहुंचाई और सांस्कृतिक जीवन को जितना प्रभावित किया उसकी इतिहास में मिसाल देना मुश्किल है। इस आंदोलन ने जनमत तैयार करने के अनेक नए तरीके ईजाद किए और इन तरीकों को वो खुद अच्छी तरह इस्तेमाल ना कर सका, ये बात अलग है। लेकिन स्वदेशी आंदोलन की सफलता को इस तर्क पर नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता तथा यही संघर्ष भावी राष्ट्रीय आंदोलन की नींव बना। तो वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द ही मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।